आज हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग और एक चीज स्टडी किए हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सबसे पहला चीज कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई हमारा पॉइंट मास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे, और कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे हम लोग रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आता है हमारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखिए दोनों सिमिलर टाइप्स के मोशन है। जो हमारा सर्कुलर मोशन है और रोटेशनल मोशन है बहुत ही सिमिलर टाइप का है। जब हम पॉइंट मास को कंसीडर किए हुए हैं तब हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं तो हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, इस चीज को देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो पार्टिकल हैं ये इनका जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो चीज चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सपोज करिए कि ये जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट मास है। अगर ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहे थे, क्या है, सर्कुलर मोशन। लेकिन जैसे मान लीजिए इसे हम लोग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये सब मान लेते हैं ये पार्टिकल है, पार्टिकल 1 2 3, इस टाइप से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने कंसीडर किया। और ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। और जब ये मूव करेगा, देखिए जब ये मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब मूव करेगा। तो जब हम लोग सिंगल पार्टिकल को कंसीडर किए हैं देन इट इज सर्कुलर, और जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कंसीडर किए हैं देन दिस इज रोटेशनल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स which have definite distance between them, and when they move every particle have same velocity। अब बार बार देखिए हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं बोलेंगे, बहुत ही बोलने में भी लंबा है, तो इसके लिए एक टर्म यूज हम लोग करेंगे, दैट वन इज रिजिड बॉडी। देखिए नॉर्मली हम लोग बॉडी वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम लोग बॉडी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हुआ कि ये मान लेते हैं रबड़ है, जब हम इसको खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये तो रेस्ट पे है और ये वाला मूव कर रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का उसका वायलेशन कर रहा है। इसलिए हमने क्या कहा, वी हैव टू कंसीडर द रिजिड वर्ड। तो हमने ये जब लिखा यहाँ पे, ये बोल रहे हैं रिजिड बॉडी, इट मीन्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा। तो इसका भी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स in which the distance between the different particle do not change whatever is the force applied। तो यहां पे देखिए, अब हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा। अगर हमारा कोई पॉइंट मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, कब, यानी वो पॉइंट मास जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन कर रहा है। दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। इसी तरीके से आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, एक लीनियर मोशन पढ़े होंगे और एक रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े होंगे। यानी अगर कोई पॉइंट मास सीधा घूम रहा है, सीधा जा रहा है, इट मीन्स वो लीनियर मोशन कर रहा है। और अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल सीधा जा रहा है इट मीन्स वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है।
यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं, घूम रहा है, दैट वन इज सर्कुलर मोशन, और सीधा जा रहा है लीनियर मोशन। और अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दैट वन इज रोटेशनल, और लीनियरली जा रहा है, दैट वन इज रेक्टिलिनियर। तो आइए अब हम लोग अपने रोटेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं। When a system of particle are moving in such a way, then all its particle at same angular velocity about a common axis, then this motion is called rotational motion. यहां पे एक टर्म आ गया हमारे पास एक्सिस। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब हमने कहा यहां पे ये एक पॉइंट मास था, ये मूव कर रहा था, तो हमने कह दिया ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, जैसे ये कोन को हम लोग ले लेते हैं। जब आप इस कोन को स्टडी करिएगा तो आप देखिएगा हर पॉइंट पे इसका रेडियस बदल रहा है, ठीक है। लेकिन हर रेडियस का एक कॉमन सेंटर होगा, दैट वन इज नोन एज एक्सिस। यहां देखिए जैसे ये हमारा एक कोन है और यहां पे दिस वन इज कॉमन एक्सिस। यहां से देखिए जब हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हर पॉइंट पे जो रेडियस है वो वैरी कर रहा है, लेकिन इन सब का जो रेडियस जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट वन इज कॉमन पॉइंट। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हम लोग एक्सिस बोलेंगे। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ विच द सर्कल मेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ रोटेशन के। तो चलिए एक्सिस को हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो देखिए हमने यहां पे इसको पकड़ा और इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। अब जैसे मान लीजिए इसको ऐसे पकड़े, ऐसे घुमाना शुरू कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, जो ये वाला लाइन है, या जो ये अभी हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, इट मींस ये वाला लाइन, दिस वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो घूम रहा है दैट वन इज प्लेन ऑफ रोटेशन। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब हम लोग एक्सिस बोल रहे हैं तो जो एक्सिस होता है वो कभी भी रोटेट नहीं करता है, मतलब वो अपने जगह पर रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को हमने, देखिए इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया, इस लाइन को। अब जैसे यहाँ पे हमने दोनों साइड से होल्ड कर लिया, तो ये लाइन नहीं मूव कर रहा है, ये नहीं रोटेट हो रहा है, लेकिन बाकी सारा जो भी है वो चीज रोटेट हो रहा है। एक तरीका तो ये हुआ इसको रोटेट करने का। अब देखिए इस तरीके से भी हम रोटेट कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए इसको हम लोग डायगोनली पकड़ लें, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये सब क्या है? दिस आर एक्सिस। तो चलिए हम लोग एक्सिस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। सपोज करिए कि ये एक डिस्क है हमारे पास। सपोज करिए डिस्क है हमारे पास, और अगर हम इसको यहां से ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो इसका एक्सिस है ये कहां से पास हो रहा है भाई? ये सेंटर से पास हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। और हमेशा याद रखिएगा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है वो हमेशा नॉर्मल रहता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो हमारा एक्सिस है ये इस टाइप से है, और रोटेट कहां पे हो रहा है? ये इधर पे हो रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन
तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन से। तो ये एक तरीका हुआ, ये पहला। जैसे मान लीजिए ये डिस्क है और ये इसके अलोंग रोटेट कर रहा है, ये क्या हुआ, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, अब देखिए इस डिस्क को मैं ऐसे पकड़ के भी रोटेट करवा सकता हूं। ये कैसे रोटेट कर रहा है, दिस वन इज अलोंग द डायमीटर। क्यों, देखिए इसके दोनों एंड पे हम लोगों ने पकड़ा हुआ है और इसको रोटेट करवा रहे हैं। दिस वन इज अलोंग द डायमीटर और यहां पे क्या था, अलोंग द सेंटर। अब देखिए जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है, यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज टेंजेंट। तो ये रहा, जैसे ये रहा, ये आपका डिस्क है और यहां पे जैसे ये रहा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या हुआ, अलोंग द टेंजेंट। अब लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये क्या है, दिस पार्ट इज सर्कमफ्रेंस। इसमें क्या बोलेंगे, यहां पे जो एक्सिस है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस। और जब हम लोग कोई रेक्टिलिनियर प्लेन लेते हैं तो उस केस में हम लोग बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये चीज भी है, दिस वन इज अलोंग द डायगोनल। ये प्रैक्टिस का चीज है, जब आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा तो ये चीज समझ में आएगा। और रोटेशन पढ़ने के टाइम पे हमें एक्सिस का जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से पास हो रहा है या रोटेट कर रहा है, तो उसका एक्सिस क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पे हमने डिस्क को कंसीडर किया और ये मान लेते हैं ये जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एक्सिस कहां है, अलोंग द सेंटर। अब मान लीजिए दूसरा चीज, जब हम इसको डायमेट्रिकली पकड़े हुए हैं और अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला क्या है, दिस वन इज अलोंग द डायामीटर। अब दो चीज है, सर्कल पे एक हमने टेंजेंट बनाया हुआ है, जैसे ये सर्कल है इसका ये टेंजेंट होगा। अगर ये टेंजेंशियल तरीके से टेंजेंट है ये, तो यहां पे जो एक्सिस है वो कैसा है, अलोंग द टेंजेंट। अब जब हम इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या है भाई, इसका ये सरकमफ्रेंस है, तो यहां पे एक्सिस कैसा है, एक्सिस अलोंग द सरकमफ्रेंस। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम लोग अपना रेक्टिलिनियर प्लेन लेते हैं, कोई प्लेन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, और एक एक्सिस आ जाता है, दैट वन इज डायगोनल एक्सिस, यानी बोलते हैं एक्सिस अलोंग द डायगोनल। तो ये तो था एक्सिस के बारे में। नेक्स्ट जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 50 ग्राम मान लेते हैं, और मैं बोल रहा हूं इसको होल्ड करने के लिए मैं पांचों उंगली से मैं 10-10 ग्राम का, ठीक है, 10 ग्राम न्यूटन का मैं फोर्स में इस पर लगा रहा हूं। ठीक है, 10 ग्राम वेट में इस पे लगा रहा हूं, तो क्या हुआ, इसका जो हम लोग इसको तोड़ते हैं, यानी इसमें मान लेते हैं 5 पार्टिकल है और पांचों पार्टिकल का जो मास है वो 10-10 ग्राम है, और इसको होल्ड करने के लिए 10 ग्राम वेट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो क्या हो रहा है, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हमने इसका कोई एक पॉइंट ढूंढा। ठीक है, और एक पॉइंट ढूंढा तो हमने देखा कि इसका जो सारा का सारा मास है इस एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो चलिए सेंटर ऑफ मास को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास of a system is that point where complete mass of the system is supposed to be concentrated। ये पहला डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा, if forces applied on the different members create a particular effect of motion on the body, then the same effect is created if the total force is applied on the center of mass।
तो अब देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग शेप के बेसिस पे लें तो दो तरीके के शेप मिलेंगे, रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप या सिमेट्री शेप, ठीक है। और जो दूसरा जो है हमारा इरेगुलर, जिसको असिमेट्री शेप्स कहते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेगुलर वन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो पहला केस है, अगर हमारा ज्योमेट्रिकल बॉडी हुआ या ज्योमेट्रिकल शेप है, उस केस में क्या होगा। जब अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल बॉडीज, तो जो सिमेट्रिकल बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। चलिए इसको एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जितने भी सिमेट्रिकल बॉडी होंगे यानी ज्योमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, जो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास भी होगा। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं रिंग का। रिंग बोलिए या ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा ये होगा, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। अगर हम रॉड ले लेते हैं, ये कुछ इस टाइप से है, अगर इस रॉड का लेंथ L है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पे होगा, ये L/2 पे होगा। नेक्स्ट फिगर स्फीयर ले लेते हैं, इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे होगा। तो याद रखिएगा जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होता है। अब मान लीजिए हम लोग एक रेक्टेंगल को ले लेते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना है, डायगोनल बना देना है, और इसका जो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा और वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है और इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, दोनों के वर्टेक्स के बीचों में, वर्टेक्स के बीच में से जो तीनों वर्टेक्सेस हैं उसके बीच में से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया जहां पे ये इंटरसेक्ट किया। दिस वन इज द सेंटर ऑफ एन ट्राइंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है किसका, ट्राइंगल का। तो जो जाहिर सी बात है जो सेंट्रॉइड हुआ वो भी क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास भी वही है। नेक्स्ट जो फिगर है, मान लेते हैं कोन लेते हैं, जब हम लोग कोन को कंसीडर अगर हम लोग करते हैं, तो जो हमें इसका सेंटर मिलेगा ये रहता है 1/3 फ्रॉम बिलो, और क्या कहते हैं 2/3 फ्रॉम द अबव। इस पॉइंट पे हमें इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये सारी बातें तो थी ज्योमेट्रिकल फिगर यानी जो रेगुलर शेप्स जिसे आप लोग सिमेट्री कहते हैं। लेकिन मान लीजिए नॉन सिमेट्री बॉडी अगर हमें मिल गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नॉन सिमेट्री के केसेस में।
तो नॉन सिमिट्री यानी इरेगुलर बॉडी बोलिए, असिमिट्री बोलिए, ठीक है, या नॉन ज्योमेट्रिकल बोलिए, इन सारे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास पता करने का जो तरीका है वो दो तरीका है हमारे पास। एक है प्रैक्टिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलेटिव मेथड। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, तो एक एंड से हम इसको लटका देंगे। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, जब हम लोग टॉर्क स्टडी करेंगे टाइम पे हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एंड से यहां पे हमने लटका दिया और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इस एंड को चेंज कर देते हैं और यहां से हम इसको लटका देते हैं, सस्पेंडेड कर देंगे और यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये प्रैक्टिकल मेथड है, ये सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का। इसका और एक मेथड होता है, दैट वन इज कैलकुलेटिव मेथड। देखिए जब भी हम लोग कैलकुलेटिव मेथड की बात करते हैं तो पहले ये देख लीजिए, जो प्रैक्टिकल मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, जिस ऑब्जेक्ट का भी हमें सेंटर निकालना है, एक बार यहां से आप इसको सस्पेंडेड कर दीजिए और लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद एक बार यहां से कर लीजिए, और जो दोनों पॉइंट आपस में इंटरेक्ट करेगा ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ। नेक्स्ट जो है हम लोग जो कैलकुलेटिव मेथड यूज करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो इस चीज को स्टडी करने से पहले हम लोग एक टर्म के बारे में जानते हैं, दैट वन इज मोमेंट। अब मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई, आर को यानी डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोमेंट मिलता है। जैसे आपने सुना होगा मोमेंट ऑफ मास, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो उसमें करते क्या है, फोर्स है उसके बाद आर को मल्टीप्लाई कर दिए, मास है उसके बाद आर को मल्टीप्लाई कर दिए, मोमेंट, ठीक है, क्या हुआ, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके साथ अगर हम आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस क्वांटिटी का मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। मोमेंट खुद एक क्वांटिटी है एंड मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक लीवर लिया और इन दोनों मास को साथ में अटैच कर दिया, ठीक है, और हमने कहा कि ये जो पॉइंट एफ है मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, हमने डिस्टेंस, ये जो इसका सेंटर है पॉइंट एफ, वहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने लिया r1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया r2। जैसा आपको मैंने बताया मोमेंट क्या है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगा। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेरिएशन लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देते हैं हमें ग्रेडियंट मिलता है, उसी टाइप अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी गेट द मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मास है और दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है, सेंटर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है, तो अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ मास निकालना हुआ तो ये हो जाएगा m1 r1 और ये वाला हो जाएगा m2 r2। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट हम कैसे निकालते हैं,
आर से मल्टीप्लाई करके। आर क्या है? डिस्टेंस बोल लीजिए, सेपरेशन बोल लीजिए। सेपरेशन कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, जो हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, और ये जो मोमेंट होता है, दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, ये ज्यादा होगा तो ये इस तरफ झुकेगा, यानी ये कैसे घूमना शुरू कर जाएगा। दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये मूव करेगा तो दिस वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके पास क्या है? डायरेक्शंस है। इट मींस मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसका कैलकुलेट करें, अगर हम देखें तो टोटल मोमेंट कितना होगा? ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2। अब ये यहाँ पे r जो है, इसलिए हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं या वेक्टर लेते हैं, ये पोजीशन बता रहा है। यहाँ पे ये जो r1 है और जो r2 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं टोटल मोमेंट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1r1 माइनस m2r2। ये आपका चॉइस है, आप किस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है। तो टोटल मोमेंट इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, इधर दो पार्टिकल्स की बात थी, अगर दो से ज्यादा पार्टिकल हो जाए तब? और यहां पे मान लेते हैं सेंटर है। तो बताइए कि टोटल मोमेंट इस केस में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m1r1 m2r2 प्लस m3r3। अब देखिए, ये जो तीन पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये टोटल मोमेंट हम लोगों ने लिख लिया और हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं वो अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक डिस्टेंस r कंसिडर करते हैं और बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमारा यहीं पे होगा। तो ये जो r को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, ये टोटल मोमेंट हो गया, ये किसके बराबर होगा? अब मान लीजिए यहां से ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो r मान लेते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये r, ये क्या है? ये सेंटर ऑफ मास का ये टोटल मोमेंट है और ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंट है। और आपको मैंने डेफिनेशन में ही क्या बताया था कि जैसे हमने क्या बोला कि अलग अलग पॉइंट पे हम लोग लगा रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए, या जो उसके सेंटर ऑफ मास पे जो लगा रहे हैं, दोनों को हम लोग इक्वली कंसीडर हम लोग करेंगे। ये रहा सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस का सेंटर ऑफ मास का मोमेंट, और ये टोटल मोमेंट, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए यहां से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये आ गया m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हुआ। अब चलिए कुछ कुछ सिस्टम बना के अब हम लोग सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है
तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा और उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। हमारा एक पॉइंट ये है ए, जहां पे मास जो है दिस वन इज m1, और ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है ये, पॉइंट बी से जिसका मास है m2। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ कुछ चीजों को कंसीडर करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ए जो है, ए हमारा ओरिजिन है, पहला केस। यहां पे देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, एक ए और एक, ए पे जो मास है दैट वन इज m1 और बी पे जो मास है वो है m2, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर करना है, पता करना है। तो सबसे पहला केस जो हमने कंसीडर किया कि ए पे हम लोगों ने बोला कि इसका ओरिजिन है। हमने क्या किया, ए को हमने ओरिजिन कंसीडर किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे है, ये 3 के लिए था, 2 के लिए क्या होगा, m3 वाला गायब हो जाएगा पार्ट। तो जो r आएगा हमारे पास कितना आएगा, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब लेकिन क्या हुआ, m1 वाले को हमने क्या किया है, एज एन ओरिजिन कंसीडर कर लिया है, यानी ए पॉइंट को हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया, ओरिजिन हो गया, मतलब आर का, r1 का वैल्यू कितना है 0, ये हो गया m1 इंटू 0 प्लस m2। अब देखिए ओरिजिन से m2 का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x, ये कितना हो गया m2x अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या हमारे पास बचा, m2x अपॉन m1 प्लस m2। ये रिजल्ट कब आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, यानी हम लोग ए को ओरिजिन कंसीडर किए हैं और इस तरफ से हम लोग सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आर, ये कितना आया m2x m1 प्लस m2। अगर मान लीजिए, अब अगर हम लोग बी को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ए को हमने कंसीडर किया था, अगर हम यहाँ पे बी को कंसीडर करते हैं एज ए ओरिजिन, यहां से हम लोग देख के लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या होगा m1x अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या था, ये हमने रिजल्ट कंक्लूड किया किसके लिए, यहां पे हम लोग जो सेंटर ऑफ मास पता कर रहे थे पार्टिकल सिस्टम के लिए कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें समझ में आता है कि वो जो रिजल्ट है, जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो कहाँ लाई करेगा, यानी लाइन ज्वाइनिंग द ए एंड बी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इधर उधर कहीं पे भी नहीं, जो लाइन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रहा है वहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, उसी में रहेगा। ये नहीं है कि 3D फिगर है तो कहीं पे भी हो जाएगा, नहीं, जो दो पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन पे हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा।
ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा न्यूमेरिकल ये है कि हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। In the HCl molecule, separation between the nuclei of the two atom is about 1.27 Armstrong. Find the location of the center of mass given that Cl atom is 35.5 times heavier to the hydrogen. तो यहाँ पे देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या है, एक H एटम है और एक Cl एटम है, ठीक है। और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये सेपरेशन दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है, सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। तो चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग अपना ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। हम लोग ओरिजिन एट H, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 M1 प्लस M2। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को ओरिजिन लिया, ये R1 कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे M2, M2 मतलब हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन का अगर मान लेते हैं कि जो मास दिया हुआ है उसे मान लेते हैं 35.5, और यहाँ पे R2, यहाँ पे देखिए जो सेपरेशन दिया हुआ है, ये इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई, क्या बोला था कि क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स इज हैवियर। अगर हम क्लोरीन को 35.5 माने हैं तो हम लोग हाइड्रोजन कितना मानेंगे, 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 35.5। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 1.35 अप्रॉक्स, कुछ इसी टाइप से आता है, इंटू 10⁻⁻10, यानी ये हमारा आ गया 1.24 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कुछ कुछ चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और यहां से कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो रिजल्ट आया है कितना आया, 1.24, ठीक है। तो आप देखिए 1.24 अप्रोक्सीमेटली यहां पे होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से एक चीज कंक्लूड कर देते हैं, यहां पे तो हमने स्टडी किया ही किया ये चीज, तो हम लोग यहां से एक चीज कंक्लूड कर देते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हैवियर की तरफ शिफ्ट होता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास बराबर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट होगा, हैवियर की तरफ शिफ्ट होगा। ये चीज आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है। आप निकाले एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ही स्मूथली चल रहा है, लेकिन वहां पे आप ये चीज चेकआउट करिएगा, अगर वो सेंटर ऑफ मास हैवी ऑब्जेक्ट के पास में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आपके कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती है। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये तो भाई हम लोग ओरिजिन लेके चल रहे हैं, एक बार दोनों एंड्स को लेके हम लोग ओरिजिन ले लिए, लेकिन अगर हमारा जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास ही हो जाए तब
अगर सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन हो गया तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, और यहां पे हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ। इस केस में क्या होगा? यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं, ये m1 है, ये m2 है, यहां से डिस्टेंस r1 और यहां से डिस्टेंस r2। डायरेक्टली फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पे इसलिए मैंने लगा दिया, एक चीज ध्यान दीजिए, जब हमने सेंटर ऑफ मास यहां पे लिया हुआ है तो एक इस साइड है, एक इस साइड है, यानी एक को हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, एक को हम लोग माइनस कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है भाई, डायरेक्शन के चलते। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? -m1 r1 प्लस m2 r2। अब एक बात बताइए, r जो डिस्टेंस है वो तो खुद ही सेंटर ऑफ मास पे है, मतलब जो हमने इस बार जो ओरिजिन लिया है वो सेंटर ऑफ मास लिया है, यानी r कितना हो जाएगा? 0। ये रहा। ठीक है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। और यहां से हम लोग एक रेशियो कंक्लूड कर लेते हैं, और वो रेशियो है r1/r2 अपॉन m2/m1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ये रिलेशन किया हमने, ये फॉर्मूला हम लोग लेकर आ गए। यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या आया? r1/r2 m2/m1। यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या है, मास और सेपरेशन का प्रोडक्ट है, यानी m1 इंटू r1। तो हम लोगों ने ये क्या रिलेशन दे रहा है? r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या? अगर m बड़ा हो गया तो r क्या होगा? स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ? इफ m is large, then what? Then distance r is small। ये रिजल्ट हमें मिला। इसका ये मतलब हुआ जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, सीएम मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास को हम लोग सीएम से डिनोट कर रहे हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो किसके क्लोजर रहेगा? इज क्लोजर टू हैवियर। यहां से क्लियर कट आपको दिख रहा है ये चीज, जो चीज मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था, क्या कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो किसकी तरफ रहेगा? हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा। और आपका रिजल्ट अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपका सेंटर ऑफ मास हैवी ऑब्जेक्ट से दूर आ रहा है, इट मींस वो आपका न्यूमेरिकल गलत है। इस चीज को देखिए, यहां समझने की कोशिश करिए, क्या रिजल्ट मिला? अगर मास ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा। कहां से? ठीक है, अगर हमारा मास ज्यादा है तो डिस्टेंस r जो है वो स्मॉल है, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ मास है किसकी तरफ शिफ्ट करता है? हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमेशा टू पार्टिकल सिस्टम तो नहीं रहेगा ना।
ठीक है, हमारे से बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास n पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है, ये हुआ। अगर जैसा मान लीजिए हमारे पास n पार्टिकल्स आ जाए, तो हम लोग फॉर्मूला को मॉडिफाइड कर लेंगे। क्या मॉडिफाइड करेंगे? यहां पे देखिए, ये जैसा मान लीजिए 3 पार्टिकल के लिए आया हुआ था, अब जैसा मान लीजिए ये r क्या हो जाएगा फॉर n पार्टिकल्स, ये r हो जाएगा हमारा m1 r1 प्लस m2 r2, ऐसे ही करते करते mn rn, और नीचे में हम लोग डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो n प्लस mn। ये n पार्टिकल्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये है हमारा समीशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये जो चीज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से ये दूरी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? दिस विल बी, इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे हमने रिजल्ट कंक्लूड कर दिया कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब जैसे ही हमने बोला कि यहाँ पे भाई हमारे पास n पार्टिकल्स आ गए, उसके लिए रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? जैसे ये मान लीजिए 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn। देखिए 0 हुआ तो नीचे वाला पार्ट भी वो हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? ये हो गया समीशन ऑफ m1 r1, सॉरी, जब हम लोग सबमिशन कर रहे हैं तो इस सबका सबमिशन कर रहे हैं mr, और जो इसका वैल्यू जा रहा है कहां से कहां तक जा रहा है? जो इसका वैल्यू जा रहा है ये 1 से जा रहा है n तक, लेकिन ये किसके बराबर है? यानी क्या होगा? सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अराउंड द सेंटर ऑफ मास इज, ये किसके लिए हुआ था? मैनी पार्टिकल्स के लिए हुआ था। अब जो है भाई हम लोग मैनी ऑफ पार्टिकल्स की बात तो कर रहे हैं, मैनी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, मैनी पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो आ जाएगा उस समय। जैसे ये पार्टिकल है उसका अपना कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड के फॉर्म। तो इस चीज को देखते हैं, जब भी हम लोग मैनी पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो सबसे पहला काम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो रहेगा वो क्या होगा? उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, पार्टिकल का जो भी कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड आउट करना। पहला काम क्या है? स्टेप 1, क्या है? फाइंड आउट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑफ ईच पार्टिकल। और सेकंड स्टेप क्या है? भाई सेंटर ऑफ मास निकालना है कि कहां पे है सेंटर ऑफ मास, एक्स का, वाई का और जेड का, उसी को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। लेट, ये हो गया एक्स का सेंटर ऑफ मास, वाई का सेंटर ऑफ मास, जेड का सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
बी द, ये क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग आर कैलकुलेट किए हुए थे ना, सेम ये रहा एक्स सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2। अब जितना भी पार्टिकल हम लोग कंसीडर कर लें, m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है y के अलोंग सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये हो गया हमारा m1 y1 m2 y2 एंड सो ऑन। जेड के अलोंग सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये हो गया m1 z1 m2 z2। नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो पार्टिकल था, लेकिन अगर हम लोग लार्ज बॉडी को कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 स्फीयर हैं और जिनका सबका जो मास है वो m है, रेडियस r है और तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो ऐसे केसेस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो देखिए सिर्फ इसमें हमारा एक स्टेप बढ़ता है और वो स्टेप ये है कि हम लोग पहले इसको पार्ट्स में कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए पार्ट्स कैसे, अब जाहिर सी बात है कि ये स्फीयर, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। अगर ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा m कंसंट्रेटेड, इसका भी क्या होगा ये m, और ये भी क्या होगा m। आपको कुछ नहीं करना है, अब इनके लिए जो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पहले सेंटर ऑफ मास लिखे के बाद लाइन ड्रॉ करिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कितना है 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r। तो हमें मिला क्या, अब हमें कुछ इस टाइप्स के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अब आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। चलिए इस चीज को हम लोग दो न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ही हमें दे दिया गया भाई, क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि इस टाइप का कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, यानी 3 स्पेयर हैं जिसमें से हर एक का मास m है और रेडियस जो है वो r है। इसका हमें सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि इसे हम लोग पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, इसको हम लोग पार्ट्स में अगर हम बोल रहे हैं पेयर है तो उसके सेंटर पे हम बोलते हैं, क्या बोले थे, कि सारा का सारा जो मास होगा कंसंट्रेटेड होगा, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। यानी इसके सेंटर पे मास कंसंट्रेटेड है, दिस वन इज m। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड है दिस वन इज ऑल्सो m। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड है दिस वन इज ऑल्सो m। ये हमने यहाँ पे मास कंसंट्रेट करवा दी, इसको हमने किससे बदल दिया, पार्ट्स में।
इसके बीच में डिस्टेंस देख लीजिए, ये 2r, ये भी 2r और ये भी 2r। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो आपको क्या सेकंड स्टेप में करना है, ईच पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो वो चीज हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। ये आपका चॉइस है कि आप इसका ओरिजिन आप कहां से बनाते हो, यहां पे बना सकते हो, यहां पे ही बना सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं इसका जैसे यहाँ पे बना लेते हैं, इसका ओरिजिन बना लेते हैं। ये हमने इसका ओरिजिन बना लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या बोले थे, एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस एक्स वाई जेड को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो तीनों के जो तीनों पार्टिकल्स हैं, एक्स वाई जेड, इसका भी हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, इसका भी हमें क्या निकालना है, एक्स वाई। तो यहां पे देखिए, ये ओरिजिन से अगर हम इस डिस्टेंस को अगर हम लोग नापें तो ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए। अब देखिए कि जैसे एक चीज देखिए, इन तीनों केसेस में जो जेड है, देखिए अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस वाला, ये रहा मेरा वाई एक्सिस वाला। इसको पार्टिकल सिस्टम में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो जेड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तीनों में सबसे पहले हम लोग जेड को क्या कर देते हैं, 0। ठीक है, अब आते हैं इसके पास। जब हम इसके पास आ रहे हैं तो y देखिए, अब जैसे ये क्या है, x एक्सिस का लाइन है ना, यहाँ पे y देखिए, y कितना हो गया, और इस केस में देखिए y कितना हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो y हो जाएगा दैट वन इज √3r, और इस केस में भी कितना हो जाएगा, √3r। यहां तक बात क्लियर। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जब अगर हम लोग x को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग लेते हैं, ये जो है x जो है यहाँ पे, x कितने डिस्टेंस पे होगा, दिस वन इज इन r डिस्टेंस। इस वाले के लिए x कितना पे होगा, 0 पे, और इस वाले के लिए x कितना पे होगा, दैट इज ये अगर r पे तो ये कितना पे होगा, दिस वन इज 2r। भाई हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, z सब में 0 है, z कैलकुलेट ही मत करो। ये रहा XCM निकाल लेते हैं, तो XCM के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M1R1 प्लस M2R2, सॉरी यहाँ पे देखिए x के लिए क्या हो जाएगा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे देखिए नीचे में सबका वैल्यू क्या है, सबका वैल्यू m ही है, m1 m2 m3 सब m के बराबर में है। ये क्या हो जाएगा 3m। ऊपर में देखिए एक का ये वाला x कितना हो गया, अगर हम इसको कंसिडर करें तो m1 इंटू 0। अब इसका x देखते हैं तो ये हो जाएगा mr। अब इसका x देखते हैं m इंटू 2r। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3mr अपॉन 3m। ये 3m गया, ये बचा r, यानी जो हमारे पास आया x का सेंटर ऑफ मास r। अब y भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला में बैठाते हैं और y के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो y के वैल्यू देखते हैं, 1 के लिए कितना है, ये है आपका √3r इंटू m। 2 वाले के लिए देखिए 0 है, और 3 वाले के लिए भी ये है आपका √3r है, तो ये √3rm। नीचे में कितना है ये m, यहाँ पे क्या आएगा 2√3 rm और नीचे में 3m। ये mm गया, ये आपका वैल्यू आ गया। यानी x के लिए कितना आया हमारे पास, x के लिए आया r, और जो y है y के लिए कितना आया, अगर हम इसको काट देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2/√3r। ये आ गया 2/√3r। यानी जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये होगा r 2√3r पे। और ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमने अपना ओरिजिन लिया था, इसको हमने एज एन ओरिजिन कंसीडर किया था। तो हमारा x का डिस्टेंस कितना है, x का डिस्टेंस है r यहाँ पे, और y का डिस्टेंस हमें कितना दे रहा है 2/√3। यानी ये r से ज्यादा होगा थोड़ा, यानी ये अप्रोक्स यहां पे रहेगा, इस पॉइंट पे अप्रोक्सली हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो ये एक मेथड है, ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाए, ठीक है, कैसा प्रॉब्लम, मान लीजिए बॉडी डायग्राम प्रॉब्लम है, सबसे पहला आप इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखिएगा। तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद आप कैलकुलेट करिएगा तीनों कोऑर्डिनेट्स को, तीनों कोऑर्डिनेट्स के सेंटर ऑफ मास को आप कैलकुलेट करिएगा और आप रिजल्ट लेकर आइएगा। चलिए अब और एक प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कुछ हमें इस टाइप का दिया हुआ है, एल शेप में दिया हुआ है, और कहा जा रहा है ये वाला डिस्टेंस जो है 2l है, ये वाला 2l है, ये l है, ये भी l है, ये भी l है, और ये भी l है। ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना। इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज
कि इसको हम लोग जो ज्योमेट्रिकल फिगर यानी जो सिमेट्रिकल फिगर है उसमें हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक बॉडी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे पहले हम लोग सिमेट्रिकल फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोगों ने सिमेट्रिकली बना लिया। अगर यहां तक L है तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट में बना दिया, 1 2 3, और इसका मास था 3m। तो हम लोगों ने कहा कि इसे इक्वली जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m, यहाँ पर भी होगा m, यहाँ पर भी होगा m। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसी पे आते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना था, हमने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल है, ए भी एल है, तो हमने इसको बेसिकली स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब देखिए, अब हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहला काम है हमें ओरिजिन पता करना, ओरिजिन डिस्क्राइब करना। जैसे मान लीजिए हम इसका ओरिजिन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, दिस वन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 0। अब जाहिर सी बात है, जब हमने कहा कि इसका सेंटर हमने इसे यहाँ पे कंसीडर किया है, इस वाले को हमने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है, इसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसका लेंथ L है तो इसके हाफ में जाएगा, दिस वन इज L/, अगर इसका लेंथ L है तो इसके हाफ में आएगा, ये होगा L/2। यानी इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, L/2 और L/2। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो y है, y का डिस्टेंस तो सेम है भाई, ये रहा L/2। x देख लेते हैं, अब x क्या हो रहा है, सिर्फ L एक ऐड हो जा रहा है, का ये मतलब हुआ 3L/, यहाँ पे देखिए x सब वही है L/2, y एक L ऐड हो गया, ये हो गया 3L/। देखिए हमने यहाँ से, देखिए सबसे पहले क्या किया, इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया, पार्ट्स में कन्वर्ट किए तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ। अब ओरिजिन से हम इसका कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ, L/2 L/2। ठीक है, उसके बाद y का कितना है, यहाँ पे y जो है L/2 है, लेकिन y देखिए हाइट बढ़ गया थी 3L/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है, सेंटर निकालना है। z तो है नहीं यहाँ पे, यानी x और y का सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब किस डिस्टेंस पे सेंटर रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला से अपने। m1 कितना है, r1 कितना है, L/, m2 कितना है, m, इसका वो क्या कहते हैं, x कितना है, ये भी L/2 है। थर्ड वाले का भी लेंथ मास कितना है, m, लेकिन जो सेपरेशन है, जो r है, वो कितना हो गया, 3L/, जो डिस्टेंस है कितना है, 3L/, नीचे में क्या हो जाएगा, 3m। जब हम सॉल्व करते हैं इसको, L/2 L ये हो गया आपका L प्लस, ये हो जाएगा 5L/2 5
m बाई 2 अपॉन 3m, ये कट गया, क्या है आपके पास 5l बाई 6। अगर हम y को देखें तो y का क्या हो जाएगा इस वाले में m इंटू एल बाई 2, ऊपर में देखते हैं m l 3l बाई 2 प्लस m l बाई 2 अपॉन 3m। और जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 5l बाई, यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास आया वो कहाँ पे आया 5l बाई 6 और 5l बाई पे आया। यानी इट मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होना चाहिए, ये अप्रोक्स वैल्यू इसका यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को हम लोग पता करते हैं।